मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम पेलियोबॉटनी और जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पेलियोबॉटनी का क्या मतलब है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल इस प्रकार से है। पृथ्वी पर पौधों का इतिहास बहुत पुराना है, अरब अरब वर्ष हम कह सकते हैं। और पृथ्वी पर जो परिवर्तन हुए, चाहे वो जलवायु में हुआ, चाहे प्राकृतिक विपदाओं से हुआ, जो पौधे थे वो लुप्त होते गए। परंतु पुरातन काल के अधिकांश पौधे मृत्यु के पश्चात जीवाणुओं के प्रभाव से पूरी तरह विघटित हो गए, पर कुछ पौधे अथवा उसमें अंग मिट्टी में दब गए और उन पर जीवाणुओं का प्रभाव नहीं हो सका। अतः ऐसे पौधे विघटन से बच गए और वह सेडिमेंट्री रॉक्स की विभिन्न परतों में पाए जाते हैं, उसमें प्रिजर्व हो गए, वो उसमें पाए जाते हैं। इन परिरक्षित पौधों को अथवा उनके अंगों को फॉसिल अथवा जीवाश्म कहा जाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधे अथवा जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म विज्ञान अथवा जीवाश्मिकी पेलियोंटोलॉजी कहलाती है। और जब जीवाश्म विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे पेलियो बॉटनी कहा जाता है। तो पेलियोंटोलॉजी जिसमें पौधे और जीव जंतु बाकी सब आ गए, जंतु भी आ गए। पेलियो बॉटनी के अंदर केवल हम जो पादप जीवाश्म हैं उनका अध्ययन करते हैं। पृथ्वी में दबे सभी पौधे जीवाश्म नहीं हैं, केवल प्लिस्टोसीन पीरियड लगभग 600 लाख साल पुराना जो है, उससे जो पूर्व के पौधे ही जीवाश्म की श्रेणी में आते हैं। जो 6 करोड़ वर्ष पुराना जो टाइम है, इसको प्लिस्टोसीन पीरियड कहा जाता है। फॉसिल शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के फॉदेयर नामक शब्द से हुई है। इसका अर्थ है खोदना, टू डिग, खोदना। तो जीवाश्म के अंतर्गत पौधे अथवा जंतुओं के केवल परिरक्षित अंग ही नहीं बल्कि वे रासायनिक अणु भी सम्मिलित हैं जिनसे ये जीव निर्मित थे और अपनी प्रतिरोधी प्रकृति के कारण जिनमें बहुत कम परिवर्तन हुए। जीवाश्मों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है? इसके नियम लगभग वही हैं जिनके आधार पर जीवित पौधों का नामकरण किया जाता है। पौधों का जीवाश्मीकरण अन्य कारकों के अतिरिक्त उनमें उपस्थित ऊतकों की दृढ़ता और कोमलता पर भी निर्भर करता है। जो दृढ़ ऊतक थे उनका परिरक्षण कोमल ऊतकों की तुलना में अधिक अच्छा होता है। इसी कारण पूरे पौधे का परिरक्षण एक साथ होने की संभावना बहुत कम होती है। अतः अधिकांश पौधों के जीवाश्म केवल खंडों के रूप में ही पाए जाते हैं। ये जो खंड थे इनकी खोज अलग अलग समय पर हुई और चूंकि इन खंडों को पुनः संगठित कर एक संपूर्ण पौधे की रचना करना और द्विनाम पद्धति के आधार पर उसका नामकरण कठिन कार्य था, परंतु 6th इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस जो 1935 में हुई थी, उसने ये सुझाव दिया कि प्रत्येक खंड, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती, फल, फूल, बीज, ऐसा कोई भी खंड मिला पौधे का, उसको अलग नाम दिया जाए और इसे एक वंश के स्तर का, जीनस, इसको मान लिया गया। इस प्रकार जीवाश्मों में जो जेनरिक नेम है वो पूरे पौधे को नहीं दिए जाते बल्कि उनके एक खंड को संबोधित करता है और वह फॉर्म जीनस, अंग जीनस या आर्टिफिशियल जीनस कहलाता है। तो विभिन्न फार्म वंशों को उनकी समानता, चट्टानों में उपस्थिति के काल के आधार पर संयोजित करके एक पूर्ण पादप का पुनर्निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जीवित पादप नहीं है, जो अलग अलग खंड उनके मिले, उन खंडों को जोड़कर एक पादप का पुनर्निर्माण किया जाता है और उसके आधार पर फिर हम ये लगाते हैं कि ये अलग अलग खंडों की संरचना इस प्रकार की थी, तो उसके हिसाब से, उनकी संरचना के हिसाब से ये पादप उस टाइम पर कैसा रहा होगा। जैसे हम कैलीमेटोथिका होनिंगोसियाई, ये जो जीवाश्म है पौधे का, इसका पुनर्निर्माण कैलॉक्सिलोन हुकेराई नामक जड़, लाइजिनोडेंड्रॉन ओल्डहेमिया नामक स्तंभ, स्फिनोप्टेरिस हेनिंगोसियाई नामक पत्ती, रेक्योप्टेरिस एस्पेरा नामक पर्णवृंत और लेजिनोस्टोमा लोमेक्साई नामक बीज से किया गया है। तो ये सब जो उसके अलग अलग भाग हमको मिले, अलग अलग खंड जो मिले, चाहे वो बीज का था, पर्णवृंत था, पत्ती थी, तना था, वो सब के अलग अलग जेनरिक नेम दिए गए और उसके आधार पर हमने रिकन्स्ट्रक्शन करके पूरा एक पौधा जो है कैलेमोथिका, उसका निर्माण इसमें किया गया। अब इनका जो
फॉर्म जेनरा को नाम देने के जो वो हैं नियम, वो वंश के नाम पर एक सफिक्स जोड़ा जाता है और उससे विशिष्ट अंग को संबोधित करता है। जैसे जड़, तना, पत्ती जो भी मिला तो डेंड्रॉन जो है वो स्तंभ के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइलम पत्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। जाइलॉन जो है वो जो स्तंभ का काष्ठीय भाग होता है उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। स्पर्मम, कार्पॉन, कार्पस, स्ट्रोमा ये बीज को संबोधित करते हैं। थीका जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया को संबोधित करते हैं और स्ट्रोबस जो है वो शंकु को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार ये उनके नाम के आगे पीछे उनके जोड़े जाते हैं और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर उसमें जाइलॉन जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये स्तंभ का काष्ठीय भाग है, अगर उसमें स्ट्रोबस जुड़ा हुआ है तो वो शंकु का भाग है। जो स्टडीज़ हैं, पेलियोबॉटनिकल स्टडीज़, इनके उद्देश्य क्या हैं? तो वो उद्देश्य वानस्पतिक उद्देश्य हैं और जियोलॉजिकल उद्देश्य हैं। वानस्पतिक उद्देश्यों में प्रमुख हैं जीवाश्मी पौधों की बाह्य व आंतरिक संरचना तथा उसके वितरण का अध्ययन करना, कि उनका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार था, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का था। पौधों के विभिन्न समूहों की जातिवृत्त, फाइलोजेनी और इवोल्यूशन के संबंध में जीवाश्म पौधों से प्रमाण एकत्रित करना। तीसरा, भूवैज्ञानिक काल की जलवायु तथा वातावरण का अनुमान लगाना। और चौथा, पेलियो इकोलॉजी, पुरा पारिस्थितिकी तथा पौधों के वितरण में पारस्परिक संबंध देखना। पुरा वनस्पति अध्ययनों के प्रमुख भूवैज्ञानिक उद्देश्य क्या हैं? जो रॉक्स हैं, चट्टान जो हैं, उनकी आयु का निर्धारण करना, कोयले तथा जल के भूगर्भीय वितरण का अध्ययन करना, और जीवाश्म ईंधन जिसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इनकी खोज के लिए इनकी उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करना। तो इस प्रकार ये जो जीवाश्म हैं, ये हम यहाँ पर क्योंकि बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम केवल जो पेलियो बॉटनी, जो पौधों के जीवाश्म हैं, उनसे संबंधित सारी बातें यहाँ पर हम करेंगे।